हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मयंक शर्मा। जैसे कि क्लास 11th फिजिक्स के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे और हमने कल ही एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था समतल में गति, मतलब मोशन इन ए प्लेन। और उसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मतलब इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है वेक्टर सदिश। अब उसमें हमने कल आपको सदिश के बारे में बताया, कुछ अदिश के बारे में बताया, फिर हमने उसमें ध्रुवीय सदिश या और अक्षीय सदिश के बारे में बात की, सदिश का निरूपण देखा। और उसमें हमने आगे जब बात कर रहे थे तो ध्रुवीय सदिश के प्रकार या सदिशों के प्रकार के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से मैंने कल आपको बताया था, आपको इनिशियल वेक्टर बताए थे सह प्रारंभिक सदिश। तो सह प्रारंभिक सदिश क्या होते हैं, और कल का थोड़ा सा रिवीजन करके हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि रिवीजन इसलिए जरूरी है इस टॉपिक का, क्योंकि ये क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 में भी काम आता है और फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स में भी काम आता है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने स्टार्ट किया था अदिश राशियों से, फिर हमने दूसरा देखा था सदिश से। तो अदिश राशियां कौन सी होती हैं जिनमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, और इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होती है। फिर हमने बात की थी ध्रुवीय सदिश, जिसको हम पोलर वेक्टर भी कहते हैं। और ध्रुवीय सदिश क्या होता है कि जो ऐसी क्वांटिटी जो रेखीय गति से संबंधित होती हैं उन्हें हम ध्रुवीय सदिश बोलते हैं। और फिर हमने देखा था एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश, जो घूर्णन गति से संबंधित होती हैं उन्हें हम अक्षीय सदिश भी कहते हैं। और हमने एक चीज देखी थी, सदिशों का निरूपण और सदिश का निरूपण। ये थोड़ा मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहा हूँ, कल की वीडियो में जो हमने कवर किया था तो हमने ऐसे निरूपण ही बताया था। और अगर हमें किसी अक्षर पर अगर हम तीर का निशान लगा देते हैं तो उसको भी हम वेक्टर मतलब बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने अगला देखा था, सदिशों के प्रकार देखे थे। और सदिशों के प्रकार में हम बात कर रहे थे, सबसे पहला जो प्रकार हमने देखा था वो था सह प्रारंभिक सदिश। ठीक है, और इसको मैंने आपको बताया था कि ऐसे वेक्टर्स जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उनको हम सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं। तो ये आपने अच्छी तरह से कल समझा था। आई होप कि यहाँ तक का जो चैप्टर का डिस्कशन है वो आपको समझ में आया होगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फिर से सदिशों के प्रकार से, जिसमें हमने एक फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, आज उसको भी दोबारा से पढ़ लेते हैं क्योंकि पढ़ना कभी बेकार नहीं जाता। तो आप देखिए, बात करते हैं सदिशों के प्रकार। और इसमें फर्स्ट जो हमने देखा था वो था सह प्रारंभिक सदिश। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जो ऐसे वेक्टर जो क्या होते हैं किसी एक पॉइंट से ही क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। कहने का मतलब जैसे ये कोई बॉक्स है और ये धरातल पर रखा हुआ है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में, F1 वेक्टर और दूसरा F2 वेक्टर। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, सह प्रारंभिक सदिश। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे सदिश जो किसी एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं सह प्रारंभिक सदिश कहलाते। ठीक है, अब देखिए बात कि सदिश वैसे तो काफी टाइप्स के होते हैं, पर हम कुछ ही 5 6 7 8 इतने ही टाइप्स इनके पढ़ेंगे। वैसे होते काफी टाइप्स के हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं उन सबको कवर कराऊं। अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितना अपन काम का है उसको ही देखेंगे। तो ये फर्स्ट था सह प्रारंभिक सदिश, कि ऐसे सदिश जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं। अब एक देखिए सदिश के बारे में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ जो शायद मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं। जैसे कि मान के चलो ये कोई सदिश है ए वेक्टर,
इसको मैं उठा के यहां रख देता हूं, यहां रख देता हूं, या यहां पे रख देता हूं। ठीक है, सदिश को कहीं भी ले जाया जा सकता है, बशर्ते, एक शर्त होनी चाहिए, बशर्ते उसके दिशा प्लस परिमाण चेंज नहीं होना चाहिए, परिमाण परिवर्तित नहीं हो। ठीक है, क्या होना चाहिए, इस वेक्टर को हम कहीं भी उठाकर रख दें, लेकिन उसकी क्या नहीं चेंज होनी चाहिए, एक तो दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए और एक उसका मैग्नीट्यूड परिमाण चेंज नहीं होना चाहिए। इसको हम कहीं भी रख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूरे चैप्टर में हम एक वेक्टर को दूसरी जगह रखेंगे, दूसरे वेक्टर को कहीं और रखेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए कि सर ये तो चेंज हो गया। बस उसकी ये याद रखना है, हमें ना तो दिशा चेंज होनी चाहिए, जैसे ऐसा है उसको हम ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी दिशा और परिमाण चेंज नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे सदिश की, और दूसरा सदिश क्या है, वह है टर्मिनल सदिश, को टर्मिनल वेक्टर। ठीक है, ऐसा सदिश, जैसे देखिए इससे पहले के सदिश में क्या था कि वो एक ही पॉइंट से निकल रहे थे, इसमें क्या होगा, वो एक ही पॉइंट पर एंड होंगे। ऐसे सदिश जो किसी एक ही बिंदु पर समाप्त हो, उन्हें वह टर्मिनल सदिश कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सदिश है और ये सदिश है, किसी एक ही पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, ये ए वेक्टर बोल सकते हैं, इसको वी वेक्टर बोल, ये भी एक ही पर समाप्त हो रहे हैं, तो इसको ए वेक्टर और बी वेक्टर बोल सकते हैं, किसी एक ही पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। अब बात करते हैं जो तीसरे टाइप की, ये दो टाइप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप की। तीसरा जो टाइप है वो है संरेखीय सदिश। ठीक है, और संरेखीय सदिश जो होता है उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, लीनियर मतलब एक ही लाइन पर वे सदिश जो किसी एक सीधी रेखा द्वारा क्या हो जाते हैं, निरूपित हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, संरेखीय सदिश। देखो संरेखीय एक ही रेखा, ऐसे सदिश जो किसी एक ही रेखा पर या रेखा से निरूपित हो जाते हैं, संरेखीय सदिश कहलाते हैं। जैसे कि देखिए ए वेक्टर और वी वेक्टर एक ही रेखा पर है, डायरेक्शन भी सेम है, ए वेक्टर वी वेक्टर, एम वेक्टर एम वेक्टर, ये क्या है, एक ही रेखा पर क्या है, अलाइन है। और देख सकते हैं ए वेक्टर वी वेक्टर, ये भी क्या है, एक ही रेखा पर है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, संरेखीय सदिश कह देते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि ऐसे सदिश जो किसी एक रेखा पर अगर निरूपित भी कर सकते हैं और स्थापित भी कर सकते हैं, इनको क्या कहते हैं, संरेखीय सदिश कहते हैं। अब देखिए इनकी एक और कंडीशन क्या होती है कि अब देखिए एक ही रेखा पर है ये दोनों भी, और ये दोनों, देखो फर्स्ट ये है, सेकंड ये एग्जांपल है, थर्ड ये, फोर्थ। अब इनमें आपको एक चीज देख रही होगी कि इन दोनों के बीच
मैं यहाँ पर एक स्टार डाल के लिख देता हूं कि संरेखीय सदिशों के मध्य कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कि इनके मध्य या तो 0 डिग्री कोण होगा या फिर 180 डिग्री होगा। अब ये देखिए दो वेक्टर है, हो सकता है तीन वेक्टर भी हो। तीन वेक्टर कैसे हो सकते हैं? देखिए एक तो ए वेक्टर ये हो गया, वी वेक्टर ये हो गया और सी वेक्टर ये हो गए। ये भी क्या होंगे? संरेखीय। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? संरेखीय सदिश कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अब तक हमने तीन टाइप के सदस्यों के ऊपर डिस्कस कर लिया था। चलिए बात करते हैं फोर्थ, समतलीय सदिश। और समतलीय सदिश क्या होते हैं? कोप्लेनर वेक्टर, मतलब ऐसे सदिश जो एक ही तल में हो, एक ही प्लेन में हो। क्या हो जाएगा? ऐसे सदिश जो एक ही तल में हो उन्हें समतलीय सदिश कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे देखिए ये और ये सदिश एक ही प्लेन में है, ये और ये सदिश एक ही प्लेन में है, ये और ये सदिश एक ही प्लेन में है। जैसे बोर्ड पे ही मैं बना रहा हूँ, ये कोई प्लेन है, ये भी इसी पर है। अब देखिए इसमें एक आप स्टार लगा के लिख सकते हैं, मतलब इसी प्लेन में होनी चाहिए कि दो सदिश हमेशा, अगर केवल दो सदिश होंगे जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, एम वेक्टर, एन वेक्टर, दो अगर सदिश होंगे तो हमेशा एक ही तल में होंगे। कहने का मतलब कि अगर दो सदिश होंगे तो वो सदैव समतलीय सदिश होंगे। अगर दो से ज्यादा सदिश होंगे, ठीक है, दो से ज्यादा कितने? तीन या तीन से ज्यादा सदिश समतलीय अथवा असमतलीय हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? समतलीय हो सकते हैं या फिर असमतलीय। मतलब तीन सदिश देखिए, या तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तो एक ही सदिश प्लेन में, लेकिन दो इसमें और तीन इसमें। जैसे कि आपको एज्यूम करना हो, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। जैसे आप रूम में बैठे हैं, एक दीवार खड़ी हुई है और एक फर्श है, तो दो अलग अलग प्लेन हो गए। अब दो सदस्य होंगे तो ये तो या छत पे होंगे या फिर फर्श पे होंगे या फिर दीवार पे। तीन होंगे तो दो इस पे हो सकते हैं, एक इस पे हो सकता है, दो फर्श पे हो सकते हैं, एक दीवार पे हो सकता है। तो और वो हो सकता है तीनों फर्श पे हो। जैसे मान के चलिए आप किसी रूम में बैठे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उस रूम में क्या होगा? चार दीवार होंगी, एक फर्श होगी, एक छत होगी। तो कितने प्लेन हो गए? छह हो गए। चार दीवार, चार प्लेन, एक फर्श एक प्लेन और छत एक प्लेन। अगर दो सदस्य होंगे तो दीवार पे हो सकते हैं, आमने की सामने की दीवार पे, साइड की दीवार पे, या फिर फर्श पे हो सकते हैं, छत पे हो सकते हैं। लेकिन तीन होंगे तो क्या होगा? दो ऊपर होंगे, एक नीचे हो सकता है, दो साइड में हो सकते हैं, एक नीचे हो सकता है, या फिर हो सकता है कि तीनों जो सदस्य हैं वो एक ही प्लेन में हो। तो यही बात मैंने लिखी है कि अगर दो सदस्य होंगे तो वो हमेशा किस में होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। लेकिन अगर तीन होंगे तो हो सकता है वो समतलीय हो और हो सकता है वो असमतलीय हो। जैसे दो सदस्य इस प्लेन में हो सकते हैं, एक इस प्लेन में हो सकते हैं, या तीनों एक ही प्लेन में हो सकते हैं। तो आपको समतलीय को प्लानर वेक्टर समझ में आया होगा। और अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नॉर्मल सी बातें हैं, सभी जानते हैं। अब बात करते हैं छोटी मोटी बातें हैं। पांचवा, समान सदिश। ठीक है, और समान सदिश को क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। ठीक है, समान सदिश क्या होते हैं? वे सदिश जो दिशा तथा परिमाण दोनों में समान हो, उसे उन्हें समान सदिश कहते हैं। ये दो सदिश हैं, ये दिशा में भी समान है, परिमाण में भी समान। ये दो सदिश हैं, दिशा में भी समान है, परिमाण में भी समान है। तो ऐसे सदिश जो दिशा में भी समान हो और परिमाण में भी समान हो क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। असमान सदिश, नॉन इक्वल वेक्टर, ये क्या होंगे? इसका जस्ट उल्टा, वे सदिश जो या तो दिशा में अलग हो या परिमाण में अलग हो, या दोनों में ही अलग अलग हो, असमान सदिश कहलाते हैं। सदिश कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? देखो, एक की दिशा ऐसे, एक की दिशा ऐसे है, अलग अलग है। ए वेक्टर बी वेक्टर, हो सकता है कि परिमाण तो समान हो, दिशा विपरीत हो। एम वेक्टर एन वेक्टर, हो सकता है दिशा तो समान हो, परिमाण अलग हो। ओ वेक्टर पी वेक्टर। ठीक है, इसमें दोनों अलग हैं। इसमें एक एग्जांपल देखो, ए वेक्टर बी, इसमें दोनों अलग है, परिमाण और दिशा। इसमें परिमाण सेम है, दिशा अलग है। इसमें दिशा सेम है लेकिन परिमाण अलग है। तो ये कैसे होंगे? असमान सदिश होंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक ये समझ में आ रहे होंगे आपको। चलो अगले वेक्टर पे बात करते हैं। आज आपको सदिशों के प्रकार हम बता, ठीक है। अब आप ले सकते हैं एक और सदिश का प्रकार, वो है ऋणात्मक या विपरीत सदिश। सात, ऋणात्मक या विपरीत सदिश। ठीक है, ऐसे सदिश जो परिमाण में तो बराबर हो, ऐसे जो परिमाण में तो मैग्नीट्यूड में तो बराबर हो लेकिन दिशा में क्या हो? विपरीत। ऐसे सदिश जो दिशा में समान हो तथा परिमाण में समान हो तथा दिशा में विपरीत हो, उन्हें ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश। जैसे अभी देखो, मैंने यहाँ पर दिशा लिख दिया था, यहाँ परिमाण लिख दिया था। ऐसे ध्यान रखना है, क्योंकि
सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जैसे देखिए ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब ये क्या है, परिमाण में तो समान है, ऐसे लिख सकते हैं, परिमाण में समान है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसकी दिशा विपरीत है, ठीक है, बात है। लेकिन इनका परिमाण कैसा है, समान है। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई वेक्टर, एक्स वेक्टर। तो एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर का परिमाण समान है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे आगे अगर हम चलें और बात करें अगले वेक्टर की ओर, तो उस वेक्टर का नाम क्या है, जीरो सदिश या नल वेक्टर। और उसकी हम बात कर लेते हैं अभी। क्या बात कर लेते हैं, जीरो वेक्टर या शून्य सदिश या नल वेक्टर। शून्य सदिश जिसे व्यक्त करते हैं ऐसे, बहुत लोग इसको ओ बोलते हैं, बहुत लोग इसको जीरो। तो देखिए क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका, अब आपको नाम से पता है, परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। अब देखो जिसका परिमाण शून्य है, इसका मतलब वो सदिश तो है ही नहीं, ठीक है। अब इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते हैं। क्या प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते हैं, जैसे देखो अगर ए वेक्टर में शून्य सदिश जोड़ दिया जाए तो वही एक वेक्टर मिलेगा। ए वेक्टर में अगर शून्य सदिश घटा दिया जाए तो वही वेक्टर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब कहने का मतलब एक में जीरो जोड़ दो या एक में जीरो घटा दो, मिलेगा तो क्या है, एक ही मिलेगा। ऐसे सेम ये है, अगर हम ए वेक्टर में और क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें इसको, जीरो को, तो क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं ए वेक्टर में माइनस ए वेक्टर जोड़ दूं तो क्या मिलेगा मुझे, जीरो वेक्टर मिलेगा। ये ब्रैकेट है ना, मोड़ नहीं है ना, जैसे एक में माइनस एक कर दूं तो क्या मिलता, सेम इसकी कहानी, इसलिए इसको हम प्रॉपर्टीज के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो और भी सदिश हो सकते हैं, शून्य सदिश जैसे मैंने बोला, ऐसे एक और सदिश लिखा सकता हूँ मैं, अशून्य सदिश के, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, ना हो शून्य ना हो, उसको हम अशून्य सदिश कहते हैं। लेकिन उस चीज का कोई मतलब नहीं है, हमको मेन एक और लास्ट जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सदिश है वो हमारे लिए बचा है और उसको हम अभी देखेंगे, और उसका नाम है एकांक सदिश। और एकांक सदिश क्या होता है, जैसे कि इसका परिमाण क्या है, जीरो है, और उसका परिमाण क्या होगा, एक होगा, उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सदिश वही है हमारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट और शायद नौ, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे एकांक सदिश, और इसका इकोनॉमी या इकाई सदिश कहते। इसका परिमाण क्या होता है, एक होता है, इसको हम इकाई सदिश भी कहते हैं, ठीक है।
जैसे कि इकाई का मतलब एक, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, एक मात्रक। ठीक है, इसका जो परिमाण है वो क्या है, एक मात्रक है। जैसे कि ये मिलता कब है हमें, कि अगर कोई मान के चलो वेक्टर है ए, ठीक है, अगर इसी वेक्टर में इसके परिमाण का क्या दे दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो हमें जो मिलता है उसे हम ए या इकाई वेक्टर, इकाई सदिश कहते हैं। ये वेक्टर क्या करता है, इकाई सदिश क्या करता है, यह दिशा बताता है। सदिश की क्या बताता है, सदिश की केवल दिशा बताता है। जैसे कि ए वेक्टर, ए इसका परिमाण है, ए कैप इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर, ये परिमाण है। अगर आपको इस पे फीलिंग नहीं आ रही तो इसको आप हटा दो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ए का परिमाण इंटू ए की दिशा इक्वल टू ए का वेक्टर। अगर इसमें मैं इसका परिमाण का भाग दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए कैप मिलता है, जिसको हम इकाई सदिश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते क्या है, ए कैप। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इकाई सदिश को किसी भी राशि से अगर हम गुणा करते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इकाई सदिश मान के चलो, जैसे कि एक का आप गुणा किसी भी चीज से गुणा कर लीजिए या भाग दे लीजिए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ लिख भी सकते हैं, इकाई सदिश से गुणा करने पर सदिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने बताया था ना क्या होगी दिशा, परंतु इसकी दिशा क्या हो जाती है, प्रकट हो, उसकी दिशा क्या होगी, प्रकट हो जाएगी, उसकी दिशा हमें पता चल जाएगी इकाई सदिश के गुणा से। ठीक है, अब एकांक सदिश का ना कोई मात्रक होता है ना ही इसकी कोई बेमार होती है। ठीक है, अब देखिए मैथ में हमने, इसको आप लिख लेना, मैथ में हमने जो अपने अक्ष हैं, कौन कौन से अक्ष हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है, इसके हिसाब से हमने इनके इकाई सदिश बना रखे हैं। कौन से, एक्स दिशा में आई कैप, वाई दिशा में जे कैप और जेड दिशा में के कैप। इससे हम इनको समझ जाते हैं कि अगर किसी के पीछे लिखा है 5 आई कैप तो हम समझ जाते हैं जो 5 है वो एक्स दिशा में है, 6 जे कैप, तो 6 जो कोई भी मात्रा होता है वो वाई दिशा में है, और 7 के कैप, इसका मतलब ये जेड दिशा में। इनके आगे अगर माइनस लगा हो तो माइनस एक्स दिशा में, माइनस वाई दिशा में, माइनस जेड दिशा में, प्लस लगा हो तो प्लस दिशा में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक्स अक्ष का एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष का एकांक सदिश जे कैप और जेड दिशा का एकांक सदिश के कैप होता है। अगर ये विपरीत होंगे तो इनके आगे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया सदिशों के एक प्रकार पर, जो हमने काफी अच्छे ढंग से समझे, डिस्कस किए, और आई थिंक ये आपको समझ में भी आए होंगे। ज्यादा कोई टफ इसमें था नहीं, बस नॉर्मली नाम से स्पष्ट हो रहा था कि एकांक सदिश कौन से होते हैं, समान सदिश कौन से होते हैं, असमान सदिश कौन से होते हैं, संरेखीय कौन से होते हैं, समतलीय कौन से होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक बार रिपीट कर सकता हूँ, जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले सह प्रारंभिक सदिश। सह प्रारंभिक सदिश क्या होते हैं, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। सह टर्मिनल सदिश, सह टर्मिनल सदिश क्या होते हैं, जो एक पॉइंट पर एंड होते हैं। तीसरे पढ़े संरेखीय सदिश, संरेखीय सदिश जो एक ही रेखा पर होते हैं। समतलीय सदिश जो एक ही तल में होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था समान सदिश, जिनका परिमाण एवं दिशा समान हो। असमान सदिश जिनका परिमाण अलग हो या दिशा अलग हो। फिर उसके बाद हमने लिए थे आई थिंक सम ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश क्या होते हैं, जिन जो एक दूसरे की दिशा उनकी क्या होती है, विपरीत होती है।
ऋणात्मक के बाद जीरो वेक्टर लिया था जिसका परिमाण क्या होता है, जीरो और एक अंक सदिश। तो मेनली हमें जो याद रखना है वो एक अंक सदिश याद रखना है जो आपके सामने है। मैंने आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करके भी बता दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप एक कमेंट करके हमको बता सकते हैं और हम आपको पूरी पूरी हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लोगों तक शेयर करें जिससे कि इन जिनके पास पढ़ाई के संसाधन उपलब्ध नहीं है, क्लासेस नहीं है, वो उसको देखकर अपनी फिजिक्स डेवलप कर सकें। उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि मतलब कि मुझे ही सब कुछ आता है या फिर, बस ये है कि उनको हेल्प पढ़ने में मिल सकती है आपके एक शेयर एंड सब्सक्राइब से। तो थैंक यू एंड गुड नाइट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।